हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का फिर से एक बार स्वागत करती हूँ मैं। और आज हम अपने टॉपिक को लेकर आए हैं जिसका नाम है प्रोनाउन। इसकी डेफिनेशंस का जो पार्ट्स ऑफ स्पीच का एक मेन पार्ट आपको हमने पहले पढ़ाया था, उसमें आपको सारी डेफिनेशन बताई थी और सेकंड पार्ट था प्रोनाउन का। और प्रोनाउन किसे कहते हैं? व्हाट इज़ प्रोनाउन? द प्रोनाउन इज़ द वर्ड विच इज़ यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन। तो संज्ञा के स्थान पर काम आने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। टाइप्स की बात करेंगे, प्रकार की बात करेंगे। पहला जिसका प्रकार है वो है पर्सनल प्रोनाउन। फर्स्ट ऑफ ऑल पर्सनल प्रोनाउन 10 पार्ट्स हैं बच्चों इसके। प्रोनाउन 10 प्रकार के होते हैं। फर्स्ट पार्ट की बात करते हैं पर्सनल प्रोनाउन, और ये है पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुष जो है, पर्सन जो है, इंग्लिश में 3 टाइप के होते हैं। फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन। इन 3 पर्सन्स में जो प्रोनाउन हैं वो रखे गए हैं। फर्स्ट पर्सन में आपका आता है आई और वी। सेकंड पर्सन में आपका आता है यू, और थर्ड पर्सन में आता है ही, शी, दे। थर्ड पर्सन में ही, शी, दे। आई, वी फर्स्ट पर्सन में, यू सेकंड पर्सन में। अब इनमें भी आपका जो मैंने ये सामने लिखा है ये 3 पार्ट, ये तीनों पार्ट जो हैं आई, वी, यू, ही, शी, दे, ये तीनों के तीनों नॉमिनेटिव केस हैं। कौन से केस हैं? नॉमिनेटिव केस हैं। कर्ता कारक। जैसे हिंदी में होता है कारक, ऐसे इंग्लिश में भी होता है कारक, और कारक को बोलते हैं इंग्लिश में केस। कारक को क्या बोलते हैं? केस, CASE। और ये नॉमिनेटिव केस है। आई, वी, यू, ही, शी, दे। कर्ता कारक यानी कि ये सब्जेक्ट के रूप में कार्य करते हैं। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि इंग्लिश के सब्जेक्ट कौन कौन से हैं। तो आई, वी, यू, ही, शी, दे ये सब्जेक्ट हैं जो पर्सनल प्रोनाउन है, फर्स्ट सेकंड थर्ड पर्सन में डिवाइड किए गए हैं, और ये नॉमिनेटिव केस कहलाते हैं। और इसी का सेकंड जो केस होता है वो होता है ऑब्जेक्टिव केस। दूसरा केस क्या है? ऑब्जेक्टिव केस। हम यहाँ पर प्रोनाउन के साथ साथ केस को भी ले रहे हैं। फर्स्ट नॉमिनेटिव केस, सेकंड ऑब्जेक्टिव केस। ऑब्जेक्टिव केस मतलब कर्म कारक ऑब्जेक्ट के लिए यूज होता है। तो आई का क्या होता है ऑब्जेक्ट? मी। वी का क्या होता है? अस। और यू का क्या होता है? यू होता है प्यारे बच्चों। और ही का ऑब्जेक्टिव केस हिम, और शी का हर, एंड दे का देम। इस तरह से ये ऑब्जेक्टिव केस हो गया है, ये पर्सनल प्रोनाउन का ही पार्ट। और इसके साथ तीसरा जो केस होता है वो होता है पजेसिव केस, और इसको पजेसिव एडजेक्टिव भी बोलते हैं। क्या बोलेंगे बच्चों? एडजेक्टिव भी बोलेंगे, केस भी बोलेंगे। ये एडजेक्टिव का भी पार्ट होता है और यहाँ केस का भी पार्ट है। और इसमें क्या आता है ये देखेंगे। आई का माई, वी का आवर, एंड यू का योर, एंड ही का हिज, ही का हिज, शी का हर, दे का दियर, दे का दियर। ये आपके क्या हो गए? पजेसिव केस हो गए। इस तरह से 3 केस में नॉमिनेटिव केस, पजेसिव केस एंड ऑब्जेक्टिव केस, 3 केस के अंदर 3 केस में डिवाइड करके आपके पर्सनल प्रोनाउन को लिखा गया है, और ये पर्सनल प्रोनाउन कहलाते हैं। और ये सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और पजेसिव केस के रूप में वर्क करता है। ये आपका हो गया फर्स्ट पर्सन पर्सनल प्रोनाउन। आपको ये पूरा याद रखना होगा। एग्जाम्पल एक साथ लास्ट में करेंगे। सेकंड हम चलते हैं प्रोनाउन की तरफ जिसका नाम है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, निजवाचक सर्वनाम। सेकंड पार्ट। अभी हमने जो पर्सनल प्रोनाउन पढ़ा था बालकों, उसी का ही पार्ट है ये भी। इसमें हमने आई लिखा था, तो आई के साथ माई का आपका पजेसिव केस आया था, और माई में यहाँ क्या लगा देना है? सेल्फ ऐड करना है। तो माई सेल्फ, आवर सेल्व्स,
फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, योरसेल्फ एंड योरसेल्व्स, क्योंकि ये सिंगुलर और प्लूरल दोनों के लिए होता है। प्लूरल करेंगे तो वीएस लग जाएगा बच्चों। एंड ही का हिमसेल्फ, एंड शी का हरसेल्फ, एंड दे का देमसेल्व्स। बहुवचन है, प्लूरल है, सेल्व्स का प्रयोग करेंगे, एफ को हटा दिया जाता है, वीएस लगाया जाता है। तो ये आपके जो प्रोनाउन हैं ये क्या है? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। निज मतलब अपना, निज का मतलब अपना, खुद का, स्वयं का, स्वयं का। अब यहाँ याद रखना ये है कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कब होता है, क्यों? क्योंकि इन्हीं प्रोनाउन का ही दूसरा जो प्रोनाउन है क्या है? इम्फेटिक, इम्फेटिक प्रोनाउन। तीसरा प्रोनाउन जो मुझे पढ़ाना है ना वो यही पार्ट है, यही पार्ट है थर्ड प्रोनाउन का, जिसका नाम है इम्फेटिक प्रोनाउन। दृढ़ता सूचक सर्वनाम, दृढ़ता सूचक सर्वनाम। दृढ़ता का भाग मतलब धरता मतलब इन्फेट करता है, प्रेशर डालता है, जोर डालता है, किसके ऊपर? सब्जेक्ट के ऊपर। किसके ऊपर? सब्जेक्ट को मॉडिफाई करता है, प्रेशर डालता है जब इसका हम यूज करते हैं तो। अब डिफरेंस क्या है प्यारे बच्चों? क्योंकि दोनों ही सेम है, रिफ्लेक्सिव में भी यही आपके आ रहे हैं, इम्फेटिक में भी आपके यही शब्द आ रहे हैं, सेम टू सेम। अकॉर्डिंग टू योर सब्जेक्ट, आई का माई सेल्फ, वी का आवर सेल्फ, यू का योर सेल्फ, ही का हिम सेल्फ, शी का हर सेल्फ, दे का देम सेल्फ। तो सेम अकॉर्डिंग टू योर सब्जेक्ट, दीज आर रिफ्लेक्सिव एंड दीज आर इम्फेटिक। डिफरेंस कहाँ है प्यारे बच्चों? डिफरेंस देखते हैं कि रिफ्लेक्सिव जो होता है वो सेंटेंस के लास्ट में आता है, और इम्फेटिक जैसे कि हमने कहा वो इम्फेसाइज करता है। इम्फेटिक क्या करता है? इम्फेसाइज करता है, सब्जेक्ट को इम्फेसाइज करना। तो आप देखिए, मैं एक सेंटेंस लिखती हूँ, ही हिमसेल्फ डज हिज वर्क फर्स्ट, एंड द सेकेंड, he does his work himself। डिफरेंस देखिए प्रोनाउन का, यहाँ पर भी हिमसेल्फ है, यहाँ पर भी हिमसेल्फ है। जब ये लास्ट में है तो कौन सा हो गया? रिफ्लेक्सिव हो गया। और जब ये सब्जेक्ट के तुरंत बाद में है तो क्या हो गया? इम्फेटिक हो गया। सब्जेक्ट के जस्ट बाद में अगर लिखा हुआ है तो ये इम्फेटिक है, और जब लास्ट में आ रहा है, एंड में आ रहा है तो ये रिफ्लेक्सिव होगा। और अर्थ वही है, खुद, दोनों में ही। इसका अर्थ देखें तो क्या बनेगा? वह अपना कार्य खुद करता है, खुद ही करता है। यहाँ पर हम ही लगाएंगे बेटाओं, इसमें ही लगेगा। क्यों लगेगा? क्योंकि ये इम्फेसाइज कर रहा है, दृढ़ मतलब उसको दृढ़ता से शो कर रहा है, तो ये हो गया इम्फेटिक। वह अपना कार्य खुद ही करता है। यहाँ फिर देखो मैंने यहाँ ही लिखा है जो कि पजेसिव केस है प्यारे बच्चों, पजेसिव एडजेक्टिव है, और ये भी किसके अकॉर्डिंग यूज हो रहा है? सब्जेक्ट के अनुसार। तो पर्सनल प्रोनाउन के सभी पार्ट जो हैं वो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग यूज होते हैं। तो ये आपका रिफ्लेक्सिव हो गया। इसका ट्रांसलेशन क्या होगा? वह अपना कार्य खुद करता है। यहाँ खुद बोलेंगे और यहाँ बोलेंगे वह खुद ही अपना कार्य करता है। ट्रांसलेशन में देखना है आपको। नेक्स्ट, अब आपसे क्वेश्चन में ऐसे पूछ सकता है, आपको अंडरलाइन कर दिया है, इधर भी कर दिया है और इधर भी कर दिया, पूछ रहा है कि इन दोनों सेंटेंस में हिमसेल्फ में क्या डिफरेंस है। तो आपको डिफरेंस इतना ही बताना है, ये रिफ्लेक्सिव है और ये एम्फेटिक है। नेक्स्ट सेंटेंस हम लिखते हैं, आई ब्लैंक टीच इंग्लिश। मुझे यहाँ पर यूज करना है क्या? इम्फेटिक प्रोनाउन। तो मैं क्या लगाऊंगी लाडलो? माई सेल्फ लगा देना है। आई माई सेल्फ टीच इंग्लिश। वाई वाई वाई? आई के कारण, क्योंकि सब्जेक्ट आई है और आई का इम्फेटिक होता है माई सेल्फ। तो अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट चलता है आपका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, पजेसिव केस, जो भी है।
तो ये है एम्फेटिक प्रोनाउन और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। 3 प्रोनाउन हो गए हैं। चौथा हम चलते हैं रेसिप्रोकल प्रोनाउन। रेसिप्रोकल प्रोनाउन, रेसिप्रोकल प्रोनाउन। रेसिप्रोकल प्रोनाउन का मतलब होता है परस्पर, एक दूसरे के लिए, एक दूसरे से इसका आपका क्या है, ये इसका दूसरा शब्द है हिंदी में, परस्पर बोलेंगे परस्परात्मक सर्वनाम। इसमें 2 ही होते हैं, ईच अदर एंड वन अनदर, 2 ही होते हैं। इसमें 2 ही याद रखने हैं। कितने याद रखने हैं? 2 याद रखने हैं। ईच अदर और वन अनदर दोनों में क्या अंतर है? दोनों का अर्थ तो सेम है, एक दूसरे से, परस्पर। तो अंतर क्या है? 2 व्यक्तियों की बात कर रहा है तो ईच अदर लगाएंगे। 2 से अधिक की बात कर रहा है, 2 से अधिक की बात कर रहा है, मोर देन 2 है तो वन अनदर। जैसे दे टॉक वन अनदर। अब यहाँ वन अनदर लगाया है किसके कारण? दे के कारण, क्योंकि दे क्या है? प्लूरल है। अब दे का मतलब 2, मोर देन टू, तो यहाँ आ गया वन अनदर। हम बात करें राम एंड श्याम। राम एंड श्याम टॉक ईच अदर। राम एंड श्याम टॉक ईच अदर। राम और श्याम एक दूसरे से बात करते हैं, परस्पर बात करते हैं। राम और श्याम 2 हैं तो 2 के लिए क्या आ रहा है? ईच अदर आ रहा है। इस तरह से ईच अदर और वन अनदर जब भी किसी सेंटेंस में दिखाई देता है बच्चों, उसे हम कहेंगे रेसिप्रोकल प्रोनाउन। याद क्या रखना है? 2 व्यक्ति की बात है, ईच अदर कर दे। 2 से अधिक की बात करता है तो वन अनदर का प्रयोग किया जाएगा। अब अगला प्रोनाउन है पजेसिव प्रोनाउन। पजेसिव प्रोनाउन संबंधवाचक सर्वनाम। इसमें क्या आता है? आई का माइन, वी का आर्स, yours आर्स, एंड यू का योर्स, ही का हिज, शी का हर्स, क्या था? दे का दियर्स। ये आपके क्या कहलाते हैं? पजेसिव प्रोनाउन कहलाते हैं, संबंधवाचक है। इनका प्रयोग माइन मीन्स मेरा, आवर्स मीन्स तो हमारा, योर्स मीन्स तुम्हारा, हिज मीन्स उसका, हर्स मीन्स उसका, ये स्त्रीलिंग है, शी के लिए आता है, ये दे के लिए आता है। अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, अकॉर्डिंग टू नॉमिनेटिव केस। इनका प्रयोग जो है बच्चों मेंटेंस के लास्ट में होता है। कहाँ होता है? लास्ट में होता है। जैसे मैं एक सेंटेंस दूँ आपको, यह पुस्तक मेरी है, यह पुस्तक मेरी है, तो बच्चों इसका इंग्लिश क्या बनेगा? दिस बुक इज माइन। और हमारे बच्चे तुरंत सेंटेंस इंग्लिश में क्या बोलते हैं? दिस इज माई बुक। तो बहुत गलत हो जाता है। यहाँ पर आप सेंटेंस को देखो, पुस्तक जो है वो यह के साथ लिखा हुआ है। अगर ये सेंटेंस यह ऐसे होता, यह मेरी पुस्तक है, यह मेरी पुस्तक है, तो आप बोलते बच्चों दिस इज माई बुक। है तो मेरा ही, मेरी ही, लेकिन स्थान देखो, उसका प्लेस देखो, वो किस जगह पर किस तरह से मॉडिफाई कर रहा है वर्ड को या सब्जेक्ट को। तो यहाँ पे देखिए, बुक इज़ माइन, पुस्तक मेरी है। ये बुक जो है यहाँ यह के साथ, दिस के साथ यूज हो रहा है, बट यहाँ जो बुक यूज हो रहा है वो माई के साथ यूज हो रहा है। और माई आपका क्या है? पजेसिव केस है। पजेसिव यहाँ पर केस तो नहीं बोलेंगे, हम एडजेक्टिव बोलेंगे। क्या बोलेंगे? एडजेक्टिव। क्यों? क्योंकि नाउन के पहले इसका प्रयोग होता है। पजेसिव एडजेक्टिव का प्रयोग नाउन के पहले होता है, पजेसिव प्रोनाउन का प्रयोग वाक्य के लास्ट में होता है। तो इनको आपको याद रखना है और ध्यान रखना है। ये जो है लास्ट में यूज होते हैं। इनका प्रयोग दिखने में वैसा ही है जैसा आपका पजेसिव एडजेक्टिव होता है, बट डिफरेंस है।
पजेसिव केस नाउन के जस्ट पहले आता है। एक एग्जांपल मैं और देती हूँ, दिस बैग इज योर्स, यह बैग आपका है। अब योर्स लास्ट में आ रहा है, इसको हमने बीच में नहीं लगाया, क्योंकि बैग जो है ऑलरेडी दिस के साथ आ रहा है और ये अकेला है, इसके साथ में कोई नाउन नहीं है। और इसको हम नाउन के साथ यूज करें तो क्या बन जाएगा, दिस इज योर बैग। तो ये नाउन के साथ यूज करते हैं पजेसिव के एडजेक्टिव को, और पजेसिव प्रोनाउन को विदाउट नाउन यूज करते हैं, एट द एंड यूज होता है मोस्टली। ठीक है बच्चों, आगे देखिए। नेक्स्ट आपका जो प्रोनाउन है वो है इंडेफिनेट प्रोनाउन। इंडेफिनेट प्रोनाउन इंडेफिनेट अनिश्चय सूचक। इंडेफिनेट क्या होता है, निश्चय सूचक, अनिश्चित सूचक या अनिश्चयवाचक आपका जो सर्वनाम है वो होता है। और इसमें आता कौन कौन सा है, जिसमें निश्चित नहीं हो पाता क्या हो रहा है, जैसे एग्जाम्पल सम, वन, एवरीवन नहीं, नो वन, नो वन, समवन, नोबडी, एनीबडी, एनीवन। ये आपके क्या कहलाते हैं, इंडेफिनेट प्रोनाउन। ये क्या कहलाते हैं, इंडेफिनेट प्रोनाउन। जब किसी सेंटेंस में ये यूज हो रहे हैं तो इन्हें अपन को क्या यूज करके बोलना है, इंडेफिनेट प्रोनाउन है। क्योंकि सेंटेंस में आपसे केवल पूछा जाएगा इंडेफिनेट है या कौन सा प्रोनाउन है, तो हमें प्रोनाउंस के नेम याद होने चाहिए, मेन तो वर्ड्स याद होने चाहिए। अब अपन सालों से पढ़ते आ रहे हैं, सेंटेंस पढ़ते हैं, बुक्स के अंदर भी पढ़ते हैं, चैप्टर में पढ़ते हैं, ये शब्द यूज होते हैं बट हमें पता ही नहीं होता है। बट ये है क्या, इंडेफिनेट प्रोनाउन होते हैं। वन, डज, वंस, बेस्ट, वर्क। वन मतलब कोई भी व्यक्ति। तो ये क्या हो गया बच्चों, क्या कहलाएगा, ये इंडेफिनेट प्रोनाउन। और इसके कारण यहाँ पर क्या आ रहा है, वंस, जो कि वंस क्या है, पजेसिव। वंस क्या है, पजेसिव एडजेक्टिव है। यहाँ पर वंस क्या है, पजेसिव एडजेक्टिव। वन के कारण यहाँ पर यूजर अपना, कोई भी व्यक्ति जो है वो अपना बेस्ट कार्य करने की कोशिश करता है, कार्य करता है। तो ये आपका हो गया क्या, इंडेफिनेट प्रोनाउन हमें याद रखने हैं मेन तो फिलहाल। फिर एग्जाम्पल जब एक्सरसाइज जो हल करेंगे तब आपको बताएंगे क्वेश्चंस कैसे आते हैं। नेक्स्ट है डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, डेमोन्स्ट्रेटिव कर मतलब डेमो करना, संकेत की तरह प्रदर्शित करना। सामने आप किसी के सामने अपना डेमो देते हैं, जैसे लाइक, ठीक है, तो संकेतवाचक। संकेतवाचक अब इसमें तीन है, दिस, दैट, दीज, ओनली 3 है। अब हम पढ़ते आ रहे हैं बुक्स में, बहुत दिनों से सब कुछ पढ़ रहे हैं बट नॉलेज नहीं है। हाँ, दिस इज माई बुक हमने पढ़ लिया, बट दिस पढ़ रहे हैं, दैट को पढ़ रहे हैं। बचपन से छोटी क्लासों को ही मतलब मेमोराइज करा दिया जाता है, बच्चों को मतलब रट्टाफिकेशन करा दिया जाता है, दिस इज, दैट इज वगैरह वगैरह। बट व्हाट इज दिस, ये है क्या, इन्हें बोलते हैं डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, बिकॉज दीज आर यूज्ड टू शो एनीथिंग। किसी भी चीज़ को शो करने के लिए, डेमो करने के लिए इनका प्रयोग किया जाता है। दिस इज माई बुक, अब माई बुक है, अभी अपने सेंटेंस पहले भी देखा, दिस इज माई बुक। अब दिस क्या शो कर रहा है, इस पुस्तक को शो कर रहा है कि यह मेरी पुस्तक है, शो कर रहा है ना, इसलिए ये संकेत कर रहा है किसकी तरफ, मेरी पुस्तक की तरफ। तो ये पुस्तक मेरी है, मेरी पुस्तक है, इसको हम आइडेंटिफाई कर रहे हैं, दिस का यूज करके इसकी तरफ इशारा किया, पॉइंट आउट किया जा रहा है, ठीक है, तो संकेत कर रहा है, इसलिए ये क्या कहलाते हैं, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कहलाते हैं। दिस, दैट, दीज। दिस का प्रयोग पास की वस्तु के लिए, दैट का प्रयोग दूर की वस्तु के लिए, दीज का प्रयोग पास की वस्तु के लिए किया जाता है। और ये दिस, दीज जो है वो दिस का क्या है, प्लूरल है, बहुवचन है। अगला जो प्रोनाउन है वो है आपका रिलेटिव प्रोनाउन। रिलेटिव प्रोनाउन
इसका भी अर्थ है संबंधवाचक। संबंधवाचक क्यों? क्योंकि ये संबंध स्थापित करता है। हु, हुज, whom, that, which, what, how। ये आपके क्या हैं? where, when। इनको और डिटेल में पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में, बट आज हमें इतना याद रखना है, इन शब्दों को रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में यूज किया जाता है जब ये शब्द दो सेंटेंस को ऐड करते हैं। दो सेंटेंस को जब ऐड करते हैं तो ये रिलेटिव प्रोनाउन होते हैं। ये दो वाक्यों को हमेशा जोड़ते हैं, दो वाक्यों के बीच में ही इनका यूज किया जाता है। ये क्लोज भी कहलाते हैं, रिलेटिव क्लोज भी कहलाते हैं। तो इसकी विशेष डिटेल में चर्चा हम नेक्स्ट वीडियोज में करेंगे, बट अभी इतना याद रखना है कि ये शब्द वर्ड जो आ जाते हैं दो सेंटेंस के बीच में, तो इन शब्दों को क्या बोलते हैं? रिलेटिव प्रोनाउन बोलते हैं, क्योंकि ये दो वाक्यों के बीच में रिलेशन को क्रिएट करते हैं। हु का मतलब होता है जो, हुम को बोलते हैं जिसको, हुज को बोलते हैं जिसका, विच और दैट जो या जिसे, वेहर जहाँ, वहन जब, हाउ जैसे कि। तो इस तरह से ये रिलेटिव प्रोनाउन होते हैं और इनकी डिटेल में जो क्लास होगी वो नेक्स्ट वीडियो में दी जाएगी। नेक्स्ट है आपका डिस्ट्रीब्यूटिव। नेक्स्ट क्या है? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन विभाजक सर्वनाम, मतलब विभाजन करने वाला। डिस्ट्रीब्यूटिव, डिस्ट्रीब्यूट करना। डिस्ट्रीब्यूट एक वर्ब है जिसका मतलब होता है विभाजन करना। तो जब जो सर्वनाम, जो शब्द किसी चीज़ में अपना विभाजन को दे रहा है उसे क्या बोलते हैं? डिस्ट्रीब्यूट करने वाला। तो डिस्ट्रीब्यूटिव बन गया, डिस्ट्रीब्यूट से बना है डिस्ट्रीब्यूटिव। और इसमें कौन कौन से आते हैं? एक तो आपका आता है ईच, एक आता है एवरीवन, ईच, एवरीवन, आइदर और नाइदर। ये चार वर्ड्स जो आपको दिखाई दे रहे हैं, ये चारों के चारों क्या कहलाते हैं? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन कहलाते हैं। जैसे ईच स्टूडेंट हैज जॉइन्ड टू माई क्लास। प्रत्येक विद्यार्थी मेरी कक्षा में ज्वाइन हुआ है, शामिल हुआ है। तो यहाँ पे प्रत्येक विद्यार्थी की बात कर रहा है। तो ईच मतलब प्रत्येक, एक की बात मतलब सभी जो भी हैं। एंड और डिस्ट्रीब्यूट करना, जैसे these fruits are given to everyone here। ये फल यहाँ पर सभी को दिए गए हैं। अब सभी को दिए गए एक एक करके, सभी को एक से अधिक, दो से अधिक, है ना। ईच का दो से अधिक के लिए वितरण की बात, मतलब बांटा गया है। एक दूसरे के बीच में इनको क्या किया है? आगे से आगे डिस्ट्रीब्यूट किया है, सप्लाई किया गया है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। चार इसमें वर्ड होते हैं, आइदर, नाइदर, ईच, एवरीवन। इनका यूज अब जब चैप्टर पढ़ते हैं, बुक्स पढ़ते हैं, तो बुक्स में चैप्टर्स देखते हैं, उनमें जो लाइंस आती हैं प्यारे बच्चों, उस समय इन चीज़ों को आप फोकस करोगे। जितना इन चीज़ों को आप चैप्टर को पढ़ते समय आप देखोगे, माइंड में रखोगे, उतना ही ये आपका टॉपिक क्लियर होता चला जाएगा। और नेक्स्ट आपका जो है वो है, अगला प्रोनाउन जो है आपका एक्सक्लामेटरी प्रोनाउन। एक्सक्लामेटरी प्रोनाउन, विस्मयादिबोधक। एक्सक्लामेटरी प्रोनाउन विस्मयादिबोधक सर्वनाम, इसमें मात्र एक ही है, ओनली व्हाट। जब इसके आगे एक्सक्लामेशन लग जाता है, व्हाट, वहाँ इसको हमने कहाँ पढ़ाया था? इंटरजेक्शन में पढ़ाया था। जहाँ पे हमने इंटरजेक्शन वर्ड देखे थे वहीं पर ये था व्हाट, बट यहाँ पे ओनली व्हाट है, वहाँ पे था व्हाट है। व्हाट यू लॉस्ट योर गोल्डन चेन। What? You lost your golden chain? अरे क्या तुमने अपनी गोल्डन की चेन खो दी?
तो यहाँ पर क्या हो रहा है, वंडर हो रहा है। वंडर को एक्सप्लेन कर रहा है, इसलिए यहाँ पे इंट्रोगेटिव वर्ड मार्क नहीं है, एक्सक्लेमेटिव मार्क है, और इसका जो स्ट्रक्चर है वो भी इंट्रोगेटिव नहीं है। इसलिए एकमात्र एक ओनली दिस इज वन ओनली वन व्हाट एक्सक्लेमेटिव वर्ड के एक्सक्लेमेटिव मार्क के साथ जब यूज होता है तो वो एक्सक्लेमेटिव प्रोनाउन कहलाता है। ओनली वन व्हाट विथ एक्सक्लेमेटिव मार्क, वंडर को एक्सप्रेस करने के लिए। लास्ट इज इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। लास्ट प्रोनाउन इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। इंट्रोगेटिव प्रोनाउन नाम से ही पता चलता है प्रश्नवाचक सर्वनाम। सभी सर्वनाम के जो हिंदी अनुवाद है वो शब्दों से ही साफ साफ समझ आ रहा है आपको। प्रश्नवाचक सर्वनाम की बात कर रहा है, वे सारे शब्द जिनसे किसी न किसी प्रश्न को पुटअप किया जाता है, क्वेश्चन का स्ट्रक्चर तैयार किया जाता है, जैसे व्हाट इज योर नेम, व्हाट इज दिस, हु आर यू, व्हाट आर यू डूइंग, फ्रॉम वेयर यू आर कमिंग, फ्रॉम वेयर आर यू कमिंग, सॉरी आप कहाँ से आ रहे हो। तो WH वर्ड्स जो हैं जो सेंटेंस के बिगिनिंग में स्टार्ट हो, बिगिनिंग में मतलब कि यूज होते हैं एट द बिगिनिंग, एंड दे मेक ए सेंटेंस टू पुट अप अ क्वेश्चन टू एनीबडी एल्स। किसी से भी एक क्वेश्चन का क्वेश्चंस पूछने के लिए जब इसका प्रयोग किया जाता है तो वह इंट्रोगेटिव प्रोनाउन कहलाता है। तो WH वर्ड्स जितने भी क्वेश्चंस पुट अप हो रहे हैं वो सारे के सारे WH वर्ड ऑटोमेटिक क्या हो जाते हैं, आपके इंट्रोगेटिव प्रोनाउन हो जाते हैं। हम क्वेश्चंस आंसर सालों से पढ़ते आ रहे हैं, क्वेश्चंस देखते हैं, बट जो वो वर्ड यूज हो रहा है उसको हम WH वर्ड यूज करते हैं, बट वो एक्चुअल में WH वर्ड जो है प्यारे बच्चों वो क्या कहलाते हैं, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन कहलाते हैं। तो इस तरह से हमारे पूरे प्रोनाउन आज कंप्लीट हुए इस सेशन में। एक एग्जाम्पल और देखते हैं क्वेश्चन पेपर में कैसा आ सकता है। She does her work herself। आइडेंटिफाई करना है तो ये आपका हर देख लो, ये पजेसिव एडजेक्टिव है, ये आपका रिफ्लेक्सिव हो गया, ये आपका क्या हो गया, पर्सनल प्रोनाउन हो गया, नॉमिनेटिव केस हो गया। तो अपन को ये आइडेंटिफाई करना है। They have come by their vehicle। वे यहाँ आए हैं किससे, अपने व्हीकल से। तो इसमें प्रोनाउन आइडेंटिफाई कीजिए, ये इसका प्रोनाउन है, ये इसका प्रोनाउन है। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सभी प्रोनाउंस को ध्यान से बार बार देखेंगे, वीडियो को सुनेंगे, और सुनने के बाद इन वर्ड्स को याद करोगे, मेमोराइज करोगे, और मेमोराइज करने के बाद जब भी आप कहीं भी चैप्टर पढ़ोगे तो इन वर्ड्स के आते ही माइंड में क्लिक होना चाहिए कि कौन सा प्रोनाउन है। तब जाके आपका आज का जो सेशन है आपके लिए और मेरे लिए क्या साबित होगा, फ्रूटफुल साबित होगा। तो मैं इसी आशा के साथ आज के सेशन को मैं यहीं एंड करती हूँ। सी यू अगेन।